नमस्ते, जय हिंद और स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों टॉप 5 करंट अफेयर की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 25 और 26 जून दोनों दिन का करंट अफेयर इस बार मैंने कवर किया है, क्योंकि 25 जून का करंट अफेयर मैंने नहीं दिया था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम 25 जून का करंट अफेयर आपको नहीं दे पाए थे। तो 25 और 26 जून दोनों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, टॉप 5 में मैंने उनको शामिल किया है और वो क्लास आपके सामने है। दोस्तों यदि आप लोग इस क्लास को पढ़ करके कहीं नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। मैं आपको बहुत आसानी से उपलब्ध करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक। क्लास को देखने के बाद में इसमें से जो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका उत्तर कमेंट करके जरूर दिया करें। और यदि आप मेरे साथ अच्छे से बने रहेंगे तो मेरी जो है इतना मुझे विश्वास है कि आप लोग जब किसी एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज के जो प्रमुख टॉपिक हैं उनमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम पर हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम लोग बात करेंगे। और भारत के गैर जीवाश्म ईंधन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लाजवाब है। डीप ओशियन मिशन, समुद्रयान पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक हैं, इनसे जो भी प्रश्न बने हैं हम आपसे चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। बिना देर किए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि टेस्ट सीरीज चल रही है मौर्य काल और गुप्त काल की। अगर आप पीसीएस प्रीलिम्स देना चाहते हैं, एसएससी देना चाहते हैं, पीटी देना चाहते हैं, यूपी बिहार की कोई एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो मेरे इस क्लास को जरूर देखें। आपको यहाँ से बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में सत्य है। अब भैया कौन सा कथन सत्य है बताइए। इसकी स्थापना 1968 में एनपीटी नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी के साथ हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। इसके वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल भारत से हैं। इसका सी हमें जहां तक लगता है कि सही है। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर है, इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। ये बिल्कुल सही है। ठीक ना। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। आईएईए की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हुई थी भैया। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो रोजाना एक ना एक संगठन को जरूर शामिल करता हूं, इसलिए हो सके तो आप इसको नोट करते रहिए। यदि आप नहीं नोट करते तो मेरा पीडीएफ लेते रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परमाणु ऊर्जा का शांति उपयोग सुनिश्चित करना, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, नॉन प्रोलिफेरेशन दैट मीन्स अप्रसार, परमाणु अप्रसार। ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में निदेशक कौन है, राफेल मारिनो ग्रोसी। ये अर्जेंटीना से हैं, भारत से नहीं है। ठीक है ना, अर्जेंटीना से हैं, ये नोट कर लेना। आईएईए का कार्य, एनपीटी जो परमाणु अप्रसार ट्रीटी है 1968 में हुई और ये 1957 में, उसके निगरानी ढांचे का एक हिस्सा है। अब परीक्षा प्रयोगी प्रमुख जो तथ्य हैं वो क्या है। आईएईए संयुक्त राष्ट्र संबंध एक स्वायत्त संस्था है। एटम ऑफ पीस के सिद्धांत पर कार्य करती है। एटम्स ऑफ पीस, शांति के लिए परमाणु। एटम फॉर सॉरी ऑफ नहीं फॉर, एटम फॉर पीस, शांति के लिए परमाणु। ठीक है ना। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, रेडिएशन निगरानी और आतंकवाद से जुड़ी रेडियोलॉजिकल घटनाओं की निगरानी में भी सक्रिय है। भारत आईएईए का सदस्य है लेकिन एनपीटी पर हस्ताक्षर करता देश नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई एग्जामों में इसको पूछा जाने की संभावना है। ये जो है आईएईए का तो सदस्य है भारत, लेकिन एनपीटी पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है। हाल ही में 2025 में अभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आईएईए की रिपोर्ट जो है इस समय चल रही है, तो इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा विकसित नया मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम किससे संबंधित है।
तो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है ये, ठीक ना। तो अब इसमें सही है, इसमें इसका पहला ऑप्शन है, यह ग्लोबल सैटेलाइट डेटा से मौसम के महीनों पहले भविष्यवाणी करता है। नहीं, ये बात गलत है, अभी इतना लेटेस्ट कुछ नहीं आया हुआ है। 6 किलोमीटर ग्रिड पर उच्च रिजोल्यूशन पूर्व अनुमान प्रदान करता है, ये एकदम सही ऑप्शन है इसका। या केवल मानसून केवल वाला तो मैं वैसे ही काट देता हूं। या हरित गृह उत्सर्जन को स्वचालित रूप से मापता है। नो 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 नो, ये पहला दूसरा इसका सही है। आगे देखिए, सही उत्तर है, यह प्रणाली 6 किलोमीटर ग्रिड पर काम करती है और एक्सट्रीम इवेंट्स में अधिक सटीकता, मानसूनी एक्सट्रीम इवेंट्स में अधिक सटीकता देती है। कैसे? 2024-25 सत्र में इसको लॉन्च किया गया है। भारत मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय ने मिलकर के इसको विकसित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रणाली का नाम है भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम। कवरेज क्षेत्र पूरे भारतवर्ष के लिए। उच्च रेजोल्यूशन पर, तकनीकी विशेषता इसकी यह है कि 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर डाटा मॉडलिंग करेगा, मौसम की सटीक भविष्यवाणी करेगा, पहले से बेहतर करेगा, और 10 दिन के अवधि का जो पूर्वानुमान है, 10 दिन, 1 महीना नहीं हुआ, 10 दिन का के पहले जो है पूरी जानकारी दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का विषय क्या था? इसे किस देश ने इसकी जो है मेजबानी किस देश ने किया इस बार? तो देखिए, दक्षिणी कोरिया ने इसकी मेजबानी करी है। अब बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका जो है थीम रहा है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर है इसका बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम रहा है। मेजबानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जेजू, इसका मतलब ये जो बैठक हुई वो जेजू में हुई है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया कोरियन गणराज्य में, यानी कि दक्षिणी कोरिया में हुआ है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा 1973 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के डीप ओशियन मिशन समुद्रयान में प्रयुक्त समझा गया मानव संचालित उपसागर वाहन का नाम और उसकी गहराई क्षमता क्या है? तो मत्स्या नाम है। 6000 मीटर तक इसकी गहराई क्षमता है। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर एकदम सही, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें मुझे क्लियर है। इस मिशन का उद्देश्य मिशन में डूबे हुए संसाधन, मिनरल्स, बायोलॉजिकल एंड मरीन की खोज, गहरे समुद्र की गहराई में इंसानी दल भेजने, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने पर केंद्रित है, ठीक ना। मानव संचालित अवतार वाहन मत्स्या 6000 नामक मानव संचालित वाहन शामिल है, जो 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। यह गहराई के करीबतम स्तरों पर अध्ययन करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल 476 गीगावाट विद्युत क्षमता में से कितने गीगावाट गैर जीवाश्म यानी कि रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर स्रोतों से है? एक क्वेश्चन आया हुआ था कि गैर जीवाश्म में कौन कौन शामिल होता है। गैर जीवाश्म एनर्जी यानी कि नवीकरणीय कह सकते हैं इसको, नहीं, गैर जीवाश्म में नवीकरणीय और प्लस न्यूक्लियर दोनों शामिल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? नवीकरणीय में न्यूक्लियर शामिल नहीं होता है। नवीकरणीय ऊर्जा के वह स्रोत जिनको बार बार उपयोग किया जा सके, लेकिन एटम को बार बार यूज नहीं कर सकते। तो गैर जीवाश्म में तो एटम आता है, लेकिन नवीकरणीय में एटम नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन से होगा कि 476 गीगावाट का कुल विद्युत क्षमता है, उसमें से कितना गैर जीवाश्म है? तो 235, याद रखिएगा इसको। व्याख्या देखते हैं। 235.7 गैर जीवाश्म स्रोतों से, जिनमें 226 तो रिन्यूएबल यानी कि जो है नवीकरणीय है, ठीक है ना, और 8 समथिंग 9 के आसपास न्यूक्लियर शामिल है। अब देखिए, नवीकरणीय में सौर ऊर्जा आपका आता है और वो है 81। और ये सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ है? सबसे 1 नंबर पर राजस्थान, गुजरात, फिर तमिलनाडु। सोलर सिस्टम सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में, पहला वाला प्रथम मानिएगा। पवन ऊर्जा भारत में 45 गीगावाट, ये 81 गीगावाट, तमिलनाडु में 1 नंबर पर है, ठीक है ना। जल विद्युत ऊर्जा ये 47 गीगावाट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पर है। बायोमास
तो पंजाब सबसे आगे है। परमाणु ऊर्जा 8, इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है। तो देखिए कुल मिलाकर के आपसे अगर पूछा जाए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो आप बताएंगे सौर ऊर्जा की। किसे बताएंगे? सौर ऊर्जा की। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से आए। कितना? 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से आएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत गुरुग्राम में है। भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। ये जो फैक्ट मैं नीचे लिख देता हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब किसी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वैज्ञानिकों ने INST मोहाली में किस किस तकनीकी से प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने वाली नई प्रणाली विकसित की है? सोलर प्लस AI आधारित, ये सही है। पीजो फोटो कैटालिटिक सिस्टम, शायद यही सही है। आगे देखता हूं। जी बिल्कुल, अच्छा ये नहीं है, ये कहीं पर भूल गए। 3D बंद एनर्जी प्लांट से बायोफिल्ट्रेशन तकनीकी, इसमें केवल इलेक्ट्रो, ये गलत है। तो यही तो सही होना चाहिए ना। 3D प्रिंटेड PLA बिस्मथ फेराइट पर आधारित है, जो सनलाइट और वाइब्रेशन के संयोजन से AI रिट्यून्ड प्रदर्शन देता है। याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन रहे जो मैंने आज आपको पढ़ाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कोई ऐसा ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने एकदम सटीक क्वेश्चन बनाया भैया, ठीक ना। जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सटीक क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन वह हों जो आपके एग्जामिनेशन में मदद करें, क्योंकि रोजाना बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, कितना करंट अफेयर आप याद करेंगे, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करेंगे।